नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक गंभीर विषय के बारे में बात करने वाला हूं, जो राजनीति से प्रभावित भी है और उस विषय पर हमेशा राजनीति होती ही है, और वह विषय है जातिवाद का। वैसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद हटाने की बात करती है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो यही राजनीतिक पार्टियां चुनाव का टिकट देते समय उस उम्मीदवार की काम करने की क्षमता से ज़्यादा उसकी जाति को महत्व देती है। लेकिन क्या इसमें पूरी तरीके से गलती बस राजनीतिक पार्टियों की है? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, नहीं। इसके लिए एक बड़े तौर पर जिम्मेदार है हमारे यहाँ का मतदाता, मतलब वोटर। ये मतदाता की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वोटिंग करने से पहले वो कभी किसी भी उम्मीदवार को ये देखता नहीं है कि उसको काम करने का कितना अनुभव है, या फिर इस उम्मीदवार को चुन के देने के बाद क्या यह उम्मीदवार अपना काम कर सकता है या नहीं, बल्कि वो सबसे पहले दिए गए उम्मीदवार की जाति देखता है, और अगर वो उसकी जाति का होगा तो वो उसको वोट करने के लिए या मत देने के लिए चला जाता है। जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों के लिए जाति के नाम पर वोट लेना एक मजबूरी बन चुकी है कि भले ही वो अगर किसी ऐसे इंसान को उम्मीदवार बना दे जो काम करता हो, लेकिन उसकी जाति के मतदाता उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, तो वो वैसे भी जीत कर नहीं आने वाला। और हम सब ये बात जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो हमेशा सत्ता के लिए ही राजनीति करती है, और अगर उसको सत्ता में आना है तो उनके उम्मीदवारों को चुन के आना महत्वपूर्ण होता है। वैसे उम्मीदवार की जाति की बात पहले कोई भी राजनीतिक दल खुलेआम नहीं करता था, लेकिन आजकल का राजनीतिक दल या फिर आजकल की राजनीतिक परिस्थितियों में हर एक राजनीतिक दल जाति की बात खुलेआम करते घूमता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बिना जाति बताए हुए उनके उम्मीदवार को कोई भी वोट नहीं मिलने वाले। अगर हाल ही की महाराष्ट्र की बात करें तो बात इस जाति के वोट के ऊपर से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग उफान पर है, जहां पर मनोज जरांगे पाटिल जी इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें मराठा आरक्षण ओबीसी कोटा से ही चाहिए। वही ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके जी इस बात का साफ विरोध कर रहे हैं। अब यही विरोधाभास धनगर आरक्षण में भी है। धनगर को अभी वीजेएनटी का आरक्षण है, लेकिन उन्हें आदिवासी के आरक्षण में जाना है, और आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध बस उपोषण तक ही सीमित होता था तो समझ में आता है, लेकिन आज ये विरोध महाराष्ट्र के गांव गांव तक पहुंच चुका है, जहां पर पहले एक साथ रहने वाले लोग आज एक दूसरे को जाति के नजरिए से और आरक्षण के चश्मे से देखने लग गए हैं, मानो जैसे वो एक दूसरे के दुश्मन बनने की फिराक में हो। हमारे राजनेता ये सभी जगह बताते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का प्राथमिक मकसद था समाज के सभी लोगों को एक साथ लाना और जातिवाद को खत्म करना। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आप खुद के दिल से सवाल पूछोगे तो क्या आपको सच में लगता है कि हमने आरक्षण की सुविधा से जातिवाद को खत्म करने की कोशिश में अपना कदम आगे बढ़ाया है, या फिर आरक्षण के प्रावधान को पाने के लिए हमारे समाज ने जातिवाद को बढ़ाने के स्तर पर अपना कदम आगे बढ़ाया है? क्योंकि हाल ही में अगर आप देखोगे तो जो मानो एक ट्रेंड सा बन गया है कि सभी जाति को एक तरीके का आरक्षण का कोटा चाहिए। सभी जातियों में जैसे आरक्षण के कोटा के अंदर आने की होड़ लगी हुई है। जो लोग आरक्षण के कोटा के बाहर हैं उन्हें ओबीसी के आरक्षण के अंदर आना है, जो ओबीसी के अंदर है उन्हें एससी या एसटी कोटा के अंदर जाना है। और जब भी इस तरीके की मांग होती है तब जो पहले से ही उस आरक्षण कोटा के अंदर है, मतलब जो जातियां उन आरक्षण कोटा के अंदर है, उन जातियों से विरोध होना शुरू हो जाता है, और आखिर में जातिवाद कम होने से ज़्यादा जातिवाद बढ़ने लग जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके लिए मैं उन जातियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक जाति में आज के भारत में दो अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं। हर एक जाति में एक वह तबका है
जो सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में काफ़ी बढ़ चुका है, जो काफ़ी पावरफुल है। और उसी जाति में आपको एक दूसरा तबका दिखाई देने लग जाएगा जो कि आर्थिक स्थिति में खराब हालत में है, सामाजिक स्थिति में खराब हालत में है, गरीबी है, और जिसकी वजह से उस एक ही जाति में होने के बावजूद दोनों गुटों में एक तरीके का अंतर हो चुका है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मराठा समाज के ऊपर से। अब मराठा समाज को अगर आप देखोगे तो मराठा समाज के अंदर आपको वो भी लोग दिखेंगे कि जो ऑलरेडी काफ़ी बड़े पद पे है, काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, या फिर उन्होंने उनके पास काफ़ी ज़मीन है, या फिर उनके पास काफ़ी फैक्ट्रीज हैं। और आपको वो भी मराठा समाज के लोग दिखेंगे कि जिनकी ज़मीन में, जो किसान तो है लेकिन उनके ज़मीन में कुछ उपज नहीं आती, कभी बारिश अच्छे से नहीं होती तो इसीलिए खेत में उपज नहीं होती, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसीलिए उपजाया हुआ अनाज किसी काम का नहीं रहता। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है सरकारी नौकरियों में। पहले भारत में सरकारी नौकरियों का रेशियो भारत की जनसंख्या के हिसाब से एवरेज था, लेकिन आज वो काफ़ी हद तक बिलो एवरेज या फिर घट चुका है, जिसके कारण हमेशा जो लोग रिजर्वेशन के बाहर है, आरक्षण के बाहर है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर वो आरक्षण के अंदर चले जाएंगे तो शायद से उन्हें सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में उनको तवज्जो मिलेगी या फिर उनका फायदा होगा, और इसीलिए वो हमेशा आरक्षण की मांग को उठाते रहते हैं। लेकिन मेरा ये साफ मानना है कि अगर हम 100% भी आरक्षण कर दे, इसका मतलब अगर हम हर एक जाति को भी सेपरेट रिजर्वेशन का कोटा या फिर सेपरेट आरक्षण का कोटा दे दें, तो भी हमारे यहाँ की स्थिति इससे कुछ नहीं बदलने वाली। क्योंकि असली प्रॉब्लम रिजर्वेशन से नहीं शुरू होती है, आरक्षण से नहीं शुरू होती है। असली दिक्कत शुरू होती है आरक्षण मिलने के बाद। आरक्षण मिलने के बाद जब किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलता है तो उस व्यक्ति के पास एक अच्छा मौका होता है कि वह अपना और अपने परिवार का सामाजिक स्तर को ऊपर उठा ले, और उनके उठा हुआ सामाजिक स्थिति निर्भर करती है उनकी आर्थिक स्थिति पर। इसीलिए सामाजिक स्थिति के ऊपर उठने तक आरक्षण का लाभ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ऊपर उठ जाती है, उसके बाद क्या वो खुद उस आरक्षण के कोटा के बाहर जाने की इच्छा को दर्शाता है? तो ऐसा अभी तो नहीं होते हुए दिख रहा, बल्कि उसी परिवार की पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ उसको मिलता ही रहता है। और जिसके बाद वही इंसान जिसका सामाजिक स्थिति अब बेहतर हो चुकी है, वो अपनी ही जाति के दूसरे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, क्योंकि इसके परिवार ने उन आरक्षण का लाभ लिया, तो वो दूसरे परिवारों को या फिर दूसरे लोगों को निचली नज़र से देखने लग जाता है। और जिसके बाद जिनको वो निचली नज़र से देखने लग जाता है, उनको हमेशा ये लगता है कि भाई उनके पास आरक्षण का लाभ तो मिला ही नहीं। और इसीलिए पिछले 75 सालों से आरक्षण चलने के बावजूद हमारे यहाँ पर काफ़ी जातियों में लोग ऐसे हैं कि जिनको आरक्षण का पूरी तरीके से लाभ मिला ही नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों ने 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी उसी रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ ले लिया, और उन्होंने उन्हीं की जाति के बाकी लोगों को इस आरक्षण के लाभ से वंचित रखा। और जिसके वजह से आज जब भी हम देखते हैं तो जो आरक्षण के अंदर है वो अपना आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो अभी तक पूरी तरीके से उसका फायदा मिला ही नहीं। जो लोग बाहर हैं उनके हिसाब से 75 सालों से आरक्षण मिलने के बावजूद भी इन लोगों का विकास नहीं हुआ, तो हमें क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा? तो उनका भी जो काउंटर अटैक रहता है कि वो ये रहता है कि अब हमें भी ये मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत तो ये है दोस्तों कि अगर आपने 100% भी आरक्षण दे दिया, सभी जातियों को भी आरक्षण दे दिया, तो भी आरक्षण से जो मूलभूत दिक्कत भारत में अभी के तौर पर है, और जो मूलभूत दिक्कत अमीरी वर्सेस गरीबी है, ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हर एक जाति में 2 धड़े, 2 तबके आज बन चुके हैं, चाहे फिर वो आप शेड्यूल कास्ट में ले लो, शेड्यूल ट्राइब्स में ले लो, ओबीसीज में ले लो, जनरल कास्ट में ले लो। आज हर एक जाति में 2 अलग समाज बन चुके हैं, एक जो गरीबों के लिए है, दूसरा जो अमीरों के लिए है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आरक्षण की वजह से जो जातिवाद बढ़ाने का काम हमारे यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही है या फिर कुछ नेता करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उन चीजों को पहले से ही समझ के उनसे दूर हो जाना चाहिए और अपने आप को आरक्षण के मुद्दे से तो नहीं दूर करना है, लेकिन
उस मुद्दे में राजनीति जितनी कम से कम हो पाए उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अगर आपका इस चीज़ के ऊपर कुछ अलग विचार है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।